नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डीप डाइव करने वाले हैं जो सदियों से हमारे आसपास चर्चा का विषय रहा है। आज हम एक्चुअली उन दावों और रिसर्च को एक्सप्लोर करेंगे जो ये कहते हैं कि भगवान राम सिर्फ एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं, बल्कि एक रियल हिस्टोरिकल फिगर थे। और हाँ, क्लियर कर दूं कि हम किसी धारणा का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि स्ट्रिक्टली उन फैक्ट्स और रिसर्च पर बात करेंगे जो हमारे सोर्स मटेरियल में दिए गए हैं। तो चलिए निष्पक्ष रूप से इसकी पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही आता है ना कि क्या भगवान राम केवल एक मिथक हैं? सदियों से इस पर अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते रहे हैं, लेकिन कुछ नए शोध और वैज्ञानिक दावों ने इस डिबेट को एक नया मोड़ दे दिया है। इस चर्चा में, जैसा मैंने कहा, हम प्योरली न्यूट्रल रहेंगे। हम सिर्फ उन हिस्टोरिकल और साइंटिफिक तथ्यों को समझेंगे जो इस आर्टिकल में प्रेजेंट किए गए हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। इस विश्लेषण को हम आसानी से समझने के लिए 5 मेन पार्ट्स में कवर करेंगे। पहला, मुख्य बहस। दूसरा, गणना और समय। तीसरा, वंशावली की कड़ी। चौथा, भारतीय साहित्य। और आखिर में देखेंगे इसका वैश्विक प्रभाव। पॉइंट नंबर 1, मुख्य बहस यानी आस्था से शोध की ओर। अब तक हमारी चर्चा मोस्टली परंपरागत मान्यताओं जैसे राम सेतु तक सीमित रहती थी, पर सोर्स बताता है कि अब फोकस एक्चुअली हिस्टोरिकल टाइमलाइंस को साइंटिफिक तरीके से वैलिडेट करने पर है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 300। ये लिटरली कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। सोर्स कहता है कि फादर कामिल बुल्के नाम के एक रिसर्चर ने अपनी स्टडी में पूरे 300 अलग अलग प्रमाण पेश किए जो राम के जन्म को एक एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट मानते हैं। एक ही इवेंट के लिए 300 अलग प्रमाण इकट्ठा करना, ये अपने आप में दिखाता है कि इस टॉपिक पर कितनी गहराई से रिसर्च चल रही है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, गणना और समय यानी सितारों की स्थिति। ये हिस्सा एक्चुअली थोड़ा टेक्निकल पर बेहद फैसिनेटिंग है, जहां चेन्नई की एक एनजीओ ने वाल्मीकि रामायण की एस्ट्रोनॉमिकल डिटेल्स पर फोकस किया है। इस एनालिसिस के लिए उन्होंने प्लैनेटेरियम नाम के एक सॉफ्टवेयर का यूज किया। अब ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक ऐसा एडवांस प्रोग्राम है जो ना सिर्फ आगे आने वाले एक्लिप्सेस बता सकता है, बल्कि लाखों साल पहले एग्जैक्ट किस टाइम पर प्लैनेट्स और तारे कहां थे, ये भी प्रिसाइज डिटेल में कैलकुलेट कर सकता है ना कमाल की बात। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इसकी इस सॉफ्टवेयर की कैलकुलेशंस के हिसाब से वाल्मीकि रामायण में जो तारों और नक्षत्रों की स्थिति बताई गई है, बिल्कुल वही सेम अलाइनमेंट ठीक 5114 BCE में थी। अगर हम हिसाब लगाएं तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि इन कैलकुलेशंस के अनुसार ये घटना आज से करीब 7100 वर्ष पहले हुई थी। ये डेटा टाइमलाइन को एकदम प्रिसाइज और कॉन्क्रीट बनाता है। तीसरा सेक्शन, वंशावली की कड़ी यानी महाभारत से कनेक्शन। खगोल विज्ञान से थोड़ा आगे चलें तो सोर्स जीनियोलॉजी यानी वंशावली के आधार पर भी एक टाइमलाइन तय करता है, और इसमें मेन फोकस राम के पुत्रों लव और कुश पर है। इसे थोड़ा ऐसे समझते हैं, शुरुआत होती है लव और कुश के जन्म से, जो रिसर्चर्स के अनुसार करीब 6500 से 7000 साल पहले हुआ। इसके बाद 50 पीढ़ियों का एक लंबा गैप आता है, और फिर करीब 2500 से 3000 साल पहले महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ने वाला शल्य वंश आता है। आर्टिकल का लॉजिक ये है कि ये शल्य वंश एक्चुअली लव कुश की 50वीं पीढ़ी से ही निकला था। तो देखा आपने किस तरह से ये हिस्टोरिकल कड़ी रामायण काल और महाभारत काल को आपस में इतनी मजबूती से जोड़ती है। चौथा पॉइंट, भारतीय साहित्य महाकाव्य का प्रलेखन। तो एस्ट्रोनॉमिकल और जीनियोलॉजिकल प्रमाणों के बाद अब आते हैं लिटरेचर पर, क्योंकि हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करने में साहित्य हमेशा से एक बहुत बड़ा जरिया रहा है। इन दो प्रमुख ग्रंथों के टाइमलाइन का अंतर वाकई काफी अहम है। सोर्स वाल्मीकि रामायण को सबसे ऑथेंटिक मानता है, क्योंकि कहा जाता है कि इसकी रचना उसी एरा में हुई थी। वहीं दूसरी ओर जो रामचरितमानस आम जनमानस में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई, वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने काफी सदियों बाद 1554 CE में लिखी। हालांकि तुलसीदास जी का ये काम भी मोस्टली वाल्मीकि रामायण के ओरिजिनल तथ्यों पर ही बेस्ड था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ये कहानी सिर्फ किसी एक भाषा तक लिमिटेड नहीं थी। प्राचीन भारत में इसका प्रसार रीजनल लैंग्वेजेस में लिटरली आग की तरह फैला। तमिल में कंबन रामायण, असम में असामी रामायण, ओडिया में विलंका रामायण, कन्नड़ा में पंपा रामायण, और यहाँ तक कि कश्मीरी, बंगाली और मराठी में भी इसके एडेप्टेशंस प्राचीन काल में ही आ गए थे। ये डाइवर्सिटी अपने आप में साबित करती है कि कथा की रूट्स पूरे भारत में कितनी डीप थीं। आखिर में आते हैं हमारे 5वें और आखिरी भाग पर, वैश्विक प्रभाव।
लेट्स मूव अहेड एंड सी कि इस एपिक ने एशिया भर में अपना असर कैसे दिखाया। ये सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप तक नहीं रुका, इसका ज्योग्राफिकल स्प्रेड सच में हैरान कर देने वाला है। अगर हम इसका शेयर स्केल और इंटरनेशनल रीच देखें तो फिलीपींस में इसके एक रूपांतरण को महाराडिया लावाना कहते हैं। इंडोनेशिया के जावा में सबसे प्राचीन कावी भाषा में रामायणा काकाविन मिलती है। यहाँ तक कि मलेशिया में इस्लामाइजेशन होने के बाद भी वहाँ हिकायत सेरी रामा लिखी गई। लाओस, बर्मा, हर जगह इसके स्थानीय वर्जन्स हैं। अलग अलग देश और बदलते कल्चर्स के बावजूद इस एपिक को इतने बड़े लेवल पर अपनाया जाना बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो श्रीलंका के साथ इस कथा का हिस्टोरिकल कनेक्शन बहुत ही गहरा है। सोर्स बताता है कि वहां के राजा कुमारादासा ने जानकी हरण नामक रचना की थी, और सबसे रोचक बात, राजा कुमारादासा को महान कवि कालिदास का क्लोज फ्रेंड बताया जाता है। ऐसे रियल हिस्टोरिकल कनेक्शंस कथा को प्योरली एक मिथ मानने से रोकते हैं। इसके अलावा वहां की सिन्हलीज भाषा में मलय राज की कथा भी पूरी तरह से राम के जीवन पर आधारित है। और ये एग्जाम्पल बखूबी दर्शाता है कि भौगोलिक दूरियों के साथ स्टोरी कैसे इवॉल्व हुई। भारतीय पाठों में दशरथ अयोध्या के राजा थे और हमने देखा कि जन्म का साल 5114 BCE कैलकुलेट हुआ। पर अगर चाइनीज ग्रंथों जैसे अनामकम जातकम को देखें तो वहां लिखा है कि दशरथ जम्बू द्वीप के सम्राट थे और उनके सबसे बड़े बेटे लोमो का जन्म 7323 BCE में हुआ था। तो आप देख रहे हैं, कथा ने नए नाम और डेट्स अडैप्ट कर लिए पर कोर नैरेटिव वही रहा। थोड़ा और नॉर्थ की तरफ बढ़ने पर कुछ वाकई हैरान करने वाली चीजें सामने आती हैं। मंगोलिया में रहने वाले लामाओं के घरों में वानर सेना की मूर्तियां और प्राचीन पांडुलिपियां डिस्कवर हुई हैं। और तिब्बत, वहां के स्थानीय लोग इस एपिक को किनरास पुंसपा कहते हैं। यहां तक कि तिब्बत के तुनहुआंग नामक जगह से रामायण की 6 प्राचीन कॉपीज मिली हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसका फुटप्रिंट इतनी दूर तक गया होगा। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इन सारे तथ्यों और विशाल टाइमलाइन को कवर करने के बाद, चाहे आप इसे हिस्ट्री माने या प्योरली मिथोलॉजी, एक बड़ा सवाल तो बनता है, आखिर कैसे एक अकेली कहानी ने पूरे एशियन कॉन्टिनेंट पर इतना विशाल, इतना विविध और ना मिटने वाला फुटप्रिंट छोड़ दिया। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बॉर्डर्स, सदियों का लंबा गैप, फिर भी इस कथा के निशान हर जगह हैं। इस विश्लेषण ने जरूर इस पुराने विषय को देखने का एक नया और गहरा पर्सपेक्टिव दिया होगा। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इसे और एक्सप्लोर करना चाहेंगे?